सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। अमेरिका जाने के लिए आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। ख़तरनाक रास्तों से अवैध रूप से अमेरिका जाते हैं। भले ही अब लोग हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर भारत वापस भेजे जा रहे हों, लेकिन एक गुजराती ने तो हद ही कर दी। गुजराती एसी पटेल ने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भारत से अमेरिका जाने का जुगाड़ कर लिया और मज़े की बात यह है कि वहाँ पहुँच भी गया। पासपोर्ट असली था, बस फ़र्क इतना था कि एक पाकिस्तानी का खोया हुआ पासपोर्ट था जो उसने हासिल कर लिया किसी तरीके से। गुजरात का एसी पटेल नकली पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान का मोहम्मद नज़ीर हुसैन बन गया। पटेल के पासपोर्ट पर हुसैन का नाम और पाकिस्तानी नागरिकता लिखी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस धोखे को पहचान लिया। हुसैन होने का दावा करने वाले इस शख्स को अमेरिकी अधिकारियों ने वापस भारत भेज दिया। 12 फरवरी को फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। पटेल जैसे ही भारत पहुंचा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने दुबई में एक एजेंट को अपनी पहचान बदलने के लिए पैसे दिए थे। उसने अपनी गुजराती पहचान को पाकिस्तानी बना लिया था ताकि अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट में जगह मिल सके। पटेल का असली पासपोर्ट 2016 में ही ख़त्म हो गया था। उसने मानव तस्करों से मिलकर नकली दस्तावेज बनवाए और दुबई के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका पहुंच गया। जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने बिना कागजात वाले भारतीयों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वे अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को, जिनमें भारतीय शामिल हैं, निशाना बना रहे हैं और उन्हें वापस भेज रहे हैं। पिछले एक महीने में भारतीयों से भरी 3 फ्लाइट्स अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निकाले जाने के बाद भारत पहुंची हैं। इनमें 74 गुजराती भी शामिल थे। सवाल ये है कि भारत के लोग, ख़ास तौर से अति विकसित कहे जाने वाले राज्य गुजरात के लोग अवैध रूप से अमेरिका क्यों जाते हैं? क्या गुजरात में रोज़गार नहीं है? कहाँ गई हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ? कहाँ गए अच्छे दिन? ये सवाल अब गोदी मीडिया नहीं पूछता। कोई पूछता है तो उसे मोदी विरोधी कह दिया जाता है। ब्लूम वेंचर्स की इंडेक्स वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत में 3 तरह के देश बन गए हैं। एक, भारत के 14 करोड़ लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 13 लाख रुपए है। दूसरे, भारत में 30 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2,62,000 रुपये है। और तीसरे, भारत में 100 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 87,470 रुपये ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तीसरे भारत की 100 करोड़ आबादी की आमदनी अफ्रीका के गरीब देशों जैसी है। इनके पास खर्च करने के लिए अलग से पैसा बचता ही नहीं। इस रिपोर्ट पर इंडिया टुडे के समूह के संपादक, इंडिया समूह के एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने भी अपनी राय रखी है। वो अपने लेख वीकली न्यूज़ लेटर हिसाब किताब में लिखते हैं, जब तक इंडिया 2 और इंडिया 3 की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक वो खर्च नहीं करेंगे। खर्च नहीं होने पर हम इसी इंडिया 1 पर निर्भर रहेंगे। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये तो सही है, लेकिन सही ये भी है कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा रैंक 149वां है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार 1990 में भारत के टॉप 10% लोगों के पास देश की कुल आय का 34% हिस्सा था, जो 2025 में बढ़कर 57.7% हो गया है। वहीं निचले 50% लोगों की हिस्सेदारी 22.2% से घटकर 15% रह गई है। क्या आपने गोदी मीडिया में इस पर कोई रिपोर्ट देखी? क्या गोदी अखबारों में इस पर कोई लेख देखा और कोई सब बात के पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा, पढ़ेंगे भी नहीं। इस तरह की खबरें अब मीडिया का हिस्सा नहीं रहीं। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान की खबरें रह गई हैं। पूरा गोदी मीडिया इस वक्त एंटी माइनॉरिटी काम कर रहा है, इसलिए खबरें दे रहा है जिससे भाजपा को राजनीतिक फ़ायदा मिल सके। भारत में पत्रकारिता की आज़ादी चिंताजनक स्तर पर है। प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया भर के देशों की सूची में हम लगातार निचले स्तर पर हैं। विश्व प्रेस आज़ादी सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। भारतीय न्यूज़ चैनलों का क्या असर रह गया है, यह इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बेकरी चलाती है।
अब आप इसके बाद एक्सपेक्ट करो बेटा। I don't क्लास करने understand. के बाद ग्रेजुएट करता हूँ किसी को अभी करें तो इसी रहती बड़ी आपकी चीजें कैलकुलेट What's the personal issue? हालात तो शेयर बाजार के भी कोई खास नहीं है, हिचकोले खा रहा है शेयर बाजार। पत्रकार शीतल पी सिंह ने लिखा है, शेयर बाजार क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। FII पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें भारतीय आकर्षक निवेश स्थल नहीं लगता। भारत उन्हें आकर्षक क्यों नहीं लगता? क्योंकि भारतीय शेयर अधिक मूल्य वाले और कम प्रदर्शन वाले हैं। भारतीय शेयर कम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाजार में उपभोक्ता मांग कमज़ोर है। उपभोक्ता मांग कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आम लोगों के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वेतन नहीं बढ़ रहा है, महंगाई ज़्यादा है और अप्रत्यक्ष कर उनकी आय को कम कर रहे हैं। सरकार उच्च अप्रत्यक्ष करों GST, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क पर क्यों निर्भर है? क्योंकि उन्हें अधिक राजस्व की ज़रूरत है। लेकिन वे अमीरों पर कर क्यों नहीं लगाना चाहते? सरकार अमीरों पर कर क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि अमीर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को धन दे रहे हैं। मिल ही रहा है, आपने देखा होगा बॉन्ड के मामले में। अमीर भाजपा और मोदी को धन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें इसके बदले में अनुकूल नीतियां, कम कर और नियामक लाभ मिलते हैं। सरकार अमीरों को सामान्य नागरिकों पर क्यों तरजीह देती है? क्योंकि उनकी राजनीतिक जीविका कॉरपोरेट दान, मीडिया नियंत्रण और चुनाव खर्च पर निर्भर करती है। चुनाव खर्च इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आधुनिक चुनाव विशाल प्रचार, विज्ञापन और सोशल मीडिया प्रभाव के माध्यम से जनमत के आकार को देने पर निर्भर करते हैं। प्रचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसके बिना लोग बेरोजगारी, महंगाई और असमानता जैसे वास्तविक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो सरकार के लिए अच्छा तो नहीं होगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक नज़म लिखी, एक खून के प्यासों बात सुनो। गुजरात पुलिस को ये नज़म आपत्तिजनक लगी। उसने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी FIR रद्द कराने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी था उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने तो गुजरात पुलिस को ठीक ठाक नसीहत दे डाली। जस्टिस अभय S. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि एक खून के प्यासे बात सुनो कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश दे रही है। साथ ही कहा कि पुलिस को FIR करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। वह वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देती है कविता। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से भी कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई। गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों ने कविता का अर्थ अलग तरह से समझा होगा। जस्टिस ओक ने जवाब दिया, यही समस्या है, अब किसी को रचनात्मकता का सम्मान ही नहीं है। अगर आप इस कविता को सीधे साधे ढंग से पढ़ें तो ये कहती है कि अगर आप अन्याय सहते हैं तो भी आप इसे प्यार से सहते हैं। जस्टिस ओक ने कहा, पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, उन्हें कम से कम पढ़ना और समझना चाहिए। संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम से कम अब पुलिस को तो समझना ही होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को नसीहत दे डाली। कम से कम पुलिस और सरकार को इतना तो पता होना ही चाहिए कि जो कहा गया है उसका मतलब क्या है। आँख बंद करके FIR नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल यही हो रहा है। FIR, किसी ने कुछ कहा फ़ौरन FIR, मुकदमा, इसी में आदमी उलझ कर रह जाता है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। सलाम, नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।